नमस्कार मित्रों, मैं जीन पियाजे के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने जीन पियाजे की कुछ अवधारणाओं के बारे में बता दिया था आपको। मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में उनका जन्म 1896 और मृत्यु 1980, इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया था। वह एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन है ये? यह एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, क्या संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक अवधारणा एवं नैतिक विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जीन पियाजे का जो जन्म रहा है वो 1896 और उनकी मृत्यु 1980 के मध्य हुई। ये मैंने कल आपको बताया था। वह स्विट्जरलैंड के, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं एवं नैतिक विकास के बारे में चर्चा की और अपना मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। तो मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए कि मैंने आपको जो बता रहे थे कल, वो हम संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं बता रहे थे। क्या बता रहे थे? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, जिसमें मैंने संज्ञानात्मक विकास की, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवधारणाएं आपको बताई थी और समझाया भी था। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या बताई थी? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं क्या बताई थी? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं कौन कौन सी मैंने बताई थी आपको? जिसमें मैंने आपको बताया था अनुकूलन, दूसरा बताया था समधारण, तीसरा बताया था संरक्षण और चौथा बताया था संज्ञानात्मक संरचना। क्या बताया था? संज्ञानात्मक संरचना। यानी कि ये अवधारणाएं हैं। पहला अनुकूलन है, दूसरा समधारण है, तीसरा संरक्षण है और चौथा आपको संज्ञानात्मक संरचना है। मैंने इसके बारे में भी बताया था। इसको दो भागों में बताया था। एक बताया था समायोजन, या कह सकते हैं आत्मसात्करण। दूसरा आपको बताया था समायोजन। क्या बताया था? समायोजन। और इसके बारे में मैंने जो बताई थी 3 अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन सी अवधारणाएं बताई थी? मैंने बताई थी मानसिक संक्रिया बताई थी। मानसिक संक्रिया के साथ साथ स्कीमा के बारे में मैंने बताया था। और अंतिम मैंने आपको बताई थी विकेंद्रीकरण। इसके बारे में चर्चा कर रहा था और इसी के बारे में मैंने कल समझाया भी था आपको। तो मित्रों, देख लीजिए, ये मैंने आपको बताए थे जीन पियाजे के बारे में। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं हैं। अनुकूलन है, अनुकूलन की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने। समधारण है, समधारण के बारे में बताया था। अगला वीडियो जो क्लास 1 करके होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। संरक्षण है, संरक्षण के बारे में मैंने बता दिया था आपको। संज्ञानात्मक संरचना क्या है इसके बारे में बता दिया था। आत्मसात्करण क्या है, जितना भी आप इसके बारे में अगर इनकी डेफिनेशन आपको चाहिए तो ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो आपको क्लास 1 यानी कि जीन पियाजे का जो क्लास 1 करके है उसमें सारी डेफिनेशन इन सब की मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, ये हमने आपको कल पढ़ा दिया था। आज मित्रों हम
जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताएंगे। क्या बताएंगे? जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो देख लीजिए संज्ञानात्मक विकास की, इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है और ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे। देख लीजिए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? देख लीजिए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 4। एक है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है अमूर्त या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। तो देख लीजिए ये आपको बताई गई है, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था है पहली, दूसरी आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। इसको हम संवेदी मॉटम भी कहते हैं, संवेदी मॉटम भी कहते हैं। इसको संवेगी पेशी अवस्था भी कहते हैं, संवेगी पेशी अवस्था भी इसको हम कहते हैं। इसको प्राक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक काल। इसको प्रत्यक्ष अवस्था भी कहते हैं, प्रत्यक्ष अवस्था या ठोस अवस्था भी कहते हैं, ठोस अवस्था, प्रत्यक्ष अवस्था या ठोस। इसको हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक अवस्था इसको कहे, यानी कि संवेदी पहली अवस्था को आप संवेदी प्रेरक अवस्था कहो, और चाहे संवेदी मॉटम अवस्था कहो, चाहे संवेदी पेशी अवस्था कहो, या इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या गामक अवस्था भी इसको हम कहते हैं। देख लीजिए मित्रों इसकी जो आयु है, इसकी आयु आप देख लीजिए, इसकी आयु क्या क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 या ऊपर, 11 से 15 या ऊपर, यानी कि 11 से 15 भी हो सकती है या 11 से ऊपर भी हो सकती है। मित्रों देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं और ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। ये टेट 2011 में, मैं मित्रों आपको बता दूं, टेट 2018 में इसमें से केवल इसी में से ओनली 3 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 प्रश्न पूछे, केवल इतने ही में से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे उन्होंने कह दिया प्राक काल की आयु है, तो प्राक काल की आयु क्या है? उन्होंने 2 से 7 वर्ष। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कहने का मतलब है ये प्रत्यक्ष है, बालक प्रत्यक्षता की द्वारा सीखता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है, यह कह सकते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। तो ये सारी इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, याद करने का सबसे बेहतर तरीका मैं बताऊं कि यहाँ आप समझ लीजिए कि संवेदी प्रेरक अवस्था जीन पियाजे की पहली अवस्था है। पूछा जाए कि जीन पियाजे की प्रथम अवस्था है, तो प्रथम अवस्था ये मेरे क्रम से चलना है, कभी इस तरह नहीं चलना है कि आपको संवेदी पूछ दे क्रम, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताने हैं वो क्रमागत बताने हैं। कैसी बताने हैं? क्रमागत बताने। क्रमागत में पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था ये है, तीसरी अवस्था ये है और चौथी अवस्था ये है। इस प्रकार से बताना, पहली अवस्था संवेदी प्रेरक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पूछा जाए कि जीन पियाजे की द्वितीय अवस्था कौन है, संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन है, तो पूर्व संक्रियात्मक या प्राक्काल। ठीक है, पूछा जाए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है, तो कौन सी आ जाए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाए। कौन सी आ जाए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, इस अवस्था को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 6 भागों में। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपकी वही अवस्था है, इस प्रकार से बताई गई है। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए संवेदी, प्रेरक और मूर्त, ट्रिक के माध्यम से हम आपको कहते हैं केवल एक लाइन लिखने हैं, सबने की पूरी मूर्ति आपकी। कहने का मतलब है, ट्रिक का नाम है सबने की। इतने तो याद हो जाएगा, इतना तो केवल आप याद कर ही लोगे। सबने की पूरी मूर्ति आपकी, मतलब किसी व्यक्ति ने, सभी व्यक्तियों ने मिलकर के आपकी मूर्ति को पूरा किया है। संवेदी, अब संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करें तो सबने की पूरी मूर्ति आपकी, तो सबने की पूरी मूर्ति आपकी का यहाँ क्या आशय हुआ, तो किस तरह, कितने सबने लोग हैं, तो उन्होंने कही है, देखो 22 77 11 15 कितने लोग हैं, जैसे लगभग सबने कितने लोग हैं, लगभग 22 77 11 15 है। लगभग कितने लोग हैं, 22 77 0 22 कह सकते हैं, 0 22 77 11 और 15 इस प्रकार से लोग हैं। अब एक चीज समझ लिए, सबने मीन्स हो जाता है यहाँ संवेदी प्रेरक अवस्था, पूरी मीन्स हो सकता है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति मीन्स हो सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपकी मीन्स हो सकता है औपचारिक, क्या हो सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी कहने का मतलब है संवेदी प्रेरक अवस्था की चारित्रिक माध्यम, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तरीका है वो बहुत सरल तरीका है, और सरल तरीका के माध्यम से आप याद कर सकते, केवल ये आपको क्रमागत पता चल जाए। कैसे पता चल जाए कि ये पहली अवस्था कौन सी है, द्वितीय अवस्था कौन सी है, तृतीय अवस्था कौन सी है। अब संवेदी, सबने की, सबने संवेदी हो गई, पूरी माने पूर्व हो गई, मूर्त माने मूर्त हो गई, और आपकी मीन्स औपचारिक हो गई, क्या हो गई, औपचारिक हो गई अवस्था। अब दूसरी बात आती है 22 0 22 77 11 15, तो 0 22 77 11 15 का मतलब क्या हो जाए, 0 से 2 ये हो गई, और 2 से 7 ये हो गई, और 7 से 11 ये हो गई, और 11 से 15 ये हो गई। चीज समझ में आ गई। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, कोई याद नहीं है तो पहली अवस्था 0 से 2 अवस्था है, दूसरी अवस्था 2 से 7 अवस्था है, और तीसरी अवस्था कितनी है, 7 से 11 अवस्था है, और चौथी अवस्था कितनी है, चौथी अवस्था 11 से 15 अवस्था है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। मित्रों आज आपका इतना ही क्लास रहेगा, लेकिन एक बात बता दें मित्रों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको बहुत सरल तरीके से याद हो जाएंगी। और कभी कभी, क्योंकि मैं इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी टेट में तो बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है, सुपर टेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। सी टेट में इससे कई संबंधित सवाल आते हैं। और एक तो बात ये कि 2018 में केवल 2018 में टेट 2018 में यहाँ से आपके 3 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न? केवल इतनी से ही 3 प्रश्न आए थे। तो मित्रों ये हमारा, अगर आपको पढ़ाना अच्छा है लगा हो तो मित्रों ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र से ज़्यादातर भेजिए। इसलिए भेजिए क्योंकि वो आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आसानी से पढ़ सकें और आने वाली परीक्षाओं में सहभागी बन सकें और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। धन्यवाद मित्रों।